मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए। क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके और मेरे YouTube चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस हो या और कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को इकट्ठा करने में ही निकल जाता है और ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस चीज़ का आधे से ज़्यादा बच्चों को दोस्तों मालूम ही नहीं रहता और इसी प्रॉब्लम के कारण आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ। इन वीडियोज़ में मैं सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आए, तो कृपया करके इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो मेरा कंटेंट उठाता हूँ वो अलग अलग सोर्सेज से उठाता हूँ, लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर, स्टडी IQ एंड दृष्टि IAS। अगर आप इन तीनों सोर्सेज को पढ़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए मैं ये तीनों सोर्सेज के ऊपर बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए दिन भर के जो टॉप MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों रेलेवेंट है, वो आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों किसका इंतज़ार कर रहे हैं, घंटा दबा दीजिए। ये देखिए, मैं जो मेरे करंट अफेयर्स को दोस्तों उठाता हूँ वो द हिंदू से, स्टडी IQ और दृष्टि से। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों रिसोर्सेज को पॉजिटिवली फॉलो कर लेगा तो मेरा मानना है कि उसका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है यूपीएससी के एग्ज़ाम में वो कहीं भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये तीनों सोर्सेज आपको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों से जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स है, जो भी रेलेवेंट करंट पोर्शन है, वो मैं आपके सामने MCQ के फॉर्मेट में लेकर आता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, और आज की क्लास का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली हु हैज़ गिवन नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स 2022। दोस्तों, मैंने मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट नोबेल प्राइज़ की वीडियो बना रखी है कि 2022 में किन किन क्षेत्र में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ही किसने नोबेल प्राइज़ जीता है फॉर इकोनॉमिक्स 2022। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बेसिकली 3 जनों को इस साल दिया गया है। पहले हैं बेस एस बर्नाके, सेकंड वन इज़ डगलस W डायमंड एंड द थर्ड वन इज़ फिलिप H डाइलिविक। तो ये 3 जनों का नाम आपने ध्यान रखना है कि 2022 का नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स 3 जनों को मिला है। पहले है बर्नाके,
दूसरे हैं डब्ल्यू डायमंड एंड द थर्ड वन इज़ फिलिप। अब दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में आपको कंप्लीट हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ नोबेल प्राइज़ की। दोस्तों ये जो 3 पर्सनैलिटीज़ है, इन्होंने नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स जीता है इस साल का। एंड दोस्तों ये जो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स है इज़ ऑफिशियली कॉल्ड एज सेवरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स को अपन सेवरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस से भी जानते हैं। ये फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। दोस्तों दीज 3 गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर देयर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इस चीज़ के लिए इनको बेसिकली नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्वीडिश सेंट्रल बैंक। दोस्तों बेसिकली जो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स है इसको स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इस्टेब्लिश किया था। ये फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है। दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स है इसको अपन सेवरिजेस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस से भी जानते हैं। दोस्तों नीचे आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये है 3 पर्सनैलिटीज़ जिनको 2022 का नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अवॉर्डेड द 2022 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। किस किस को मिला है? बैन को मिला है, डायमंड जी को मिला है और फिलिप जी को मिला है। दोस्तों अब ये फ़ोटो आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट हो सकती है। इस फोटो में आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जो नॉर्मल नोबेल प्राइज़ होते हैं, अदर नोबेल प्राइज़ होते हैं दोस्तों, वो ऐसे दिखते हैं। तो आप कंप्लीटली ही इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है और ये दोस्तों अदर सेक्टर में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये वो है। अब दोस्तों इस इमेज को प्लीज़ मैं आपका स्पेशल अटेंशन चाहता हूँ कि आप इस इमेज को देंगे, ध्यान से देखिए इमेज। दोस्तों नोबेल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था एल्फ्रेड नोबेल ने। ये एल्फ्रेड नोबेल वही पर्सनैलिटी है जिन्होंने कि डायनामाइट का भी इन्वेंशन किया था। दोस्तों नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कॉन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। दोस्तों सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 के अंदर। एंड नोबेल प्राइज़ बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स के अंदर दिया जाता है, लाइक फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री में, मेडिसिन के अंदर, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, इकोनॉमिक साइंसेज में भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाला फैक्ट ये है दोस्तों कि जो प्राइज़ सेरेमनी होती है नोबेल प्राइज़ की वो बेसिकली स्टॉकहोम के स्वीडन में होती है और दिसंबर के महीने में होती है। द पीस प्राइज़ इज़ नॉट अवॉर्डेड इन स्टॉकहोम सेरेमनी बट प्रेजेंटेड एनुअली इन ऑस्लो नॉर्वे ऑन द सेम डे। ये कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो सारे के सारे बेसिकली स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन जो दोस्तों पीस प्राइज़ है, जो शांति का प्राइज़ है, वो स्वीडन के अंदर नहीं दिया जाता, वो बेसिकली नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन वाला फैक्ट बन सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि यूपीएससी आपसे पूछ ले कि किस फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है आपका नॉर्वे में। तो वो है दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़। और ध्यान रखना है नोबेल पीस प्राइज़ कौन देता है, तो नॉर्वेगन नोबेल कमेटी इसको देती है। ईच नोबेल लॉरेट रिसीव्स अ गोल्ड मेडल, डिप्लोमा एंड अ मॉनेटरी अवार्ड। अब दोस्तों ये वाला जो फैक्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि जो नोबेल प्राइज़ है कैन नॉट बी गिवन पोस्टह्यूमसली, यानी कहने का मतलब है कि किसी की डेथ होने के बाद में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता। जब तक आप जीवित हैं तभी तक आपको केवल नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। ऑल्सो अप टू 3 पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज़ अवार्ड बिटवीन दैम। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि लिटरेचर के अंदर मिला था 1913 के अंदर, जो कि दोस्तों थे मेल कैटेगरी से। और भारत की सबसे पहली वुमेन जिनको कि नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था वो थी मदर टेरेसा, जिनको कि दोस्तों अपने पीस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो यहाँ से आपको
इतने फैक्ट रिमेंबर रखने हैं कि 2022 का नोबेल प्राइज़ किन को मिला है, तो इन 3 पर्सनैलिटीज़ को मिला है। और फिर ये जो इमेज है दोस्तों, इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस इमेज में मैंने आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया कि नोबेल प्राइज़ को किसने इस्टेब्लिश किया था, किन किन फील्ड में बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो प्राइज़ सेरेमनी होती है नोबेल प्राइज़ की, वो बेसिकली दोस्तों स्वीडन के अंदर होती है, लेकिन जो पीस प्राइज़ है दोस्तों वो आपका नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे दिस ईयर इज़ मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। एंड दोस्तों ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 10 अक्टूबर। हेल्थ डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम पीस ऑफ माइंड, पीस इन द हार्ट, पीस इन द सोल, इट कम्स फ्रॉम लाफ्टर एंड लव। तो दोस्तों कल ही जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पूरे दुनिया के अंदर मनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बेसिकली 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल की थीम जो है वो है ये मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों भी देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस साल की जो थीम है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की, वो है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि विच वन इफ़ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। आपको यहाँ पर 3 नेशनल पार्क के नाम दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं तीनों नेशनल पार्क में से कौन सा नेशनल पार्क बस्तर रीजन के पास में लोकेटेड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। एंड दोस्तों जो बस्तर रीजन है वो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ पर नोट करने वाला फैक्ट ये है दोस्तों कि इंडिया के अंदर टोटल नेशनल पार्क है 106। ध्यान रखिएगा मेरी क्लास में नोट स्टार मार्क का मतलब होता है कि वो फैक्ट बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है कि टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं अपने देश में, तो वो है दोस्तों 106। यहाँ पर आप अपने महान भारत देश का नक्शा भी देख रहे हैं, ये है अपना इंडिया और ये जो मैप है दोस्तों ये वाला ये है बेसिकली छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जब अपन जूम करते हैं दोस्तों तो ये जो रीजन है ये है बेसिकली आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों पूरा मैप है बेसिकली बस्तर का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बस्तर रीजन कहाँ पर है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर और आज की क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बन सकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, रिसेंटली यूक्रेन डिस्ट्रॉयड कर्च रेल रोड ब्रिज। दिस ब्रिज कनेक्ट्स विच 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों हाल ही में ही यूक्रेन ने जो है कर्च रेल रोड ब्रिज को जो है आप कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कर्च रेल रोड ब्रिज है ये बेसिकली किन दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो दोस्तों कर्च रेल रोड ब्रिज बेसिकली क्रीमिया और रशिया को कनेक्ट करता है, और यही जो ब्रिज है कर्च रेल रोड ब्रिज, इसी को ही अभी यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है दोस्तों। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रीमिया इज ए स्मॉल रीजन ऑफ यूक्रेन। क्रीमिया रीजन वॉज कैप्चर्ड बाय रशिया इन 2014। आप सबको पता है दोस्तों कि 2014 के अंदर रशिया ने बेसिकली क्रीमिया रीजन को हथिया लिया था, कैप्चर कर लिया था। रिसेंटली कर्च रेल रोड ब्रिज विच कनेक्ट्स रशिया और क्रीमिया वॉज डिस्ट्रॉयड बाय यूक्रेन एंड इन रिटेलिएशन रशिया लॉन्च्ड 75 मिसाइल्स ऑन यूक्रेन। दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ कि कर्च रेल रोड ब्रिज क्रीमिया और रशिया को कनेक्ट करता है, प्लस यूक्रेन ने इसको अभी अभी डिस्ट्रॉय किया है, प्लस इसके रिटेलिएशन में रशिया ने जो है 75 मिसाइल्स को लॉन्च किया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है यूक्रेन का मैप, और ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये है बेसिकली दोस्तों क्रीमिया। और ये जो रीजन है आपका, इस कलर में मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये वाला, ये है बेसिकली दोस्तों डोनटास्क और लुहांस्क एरिया, या आप इसको डॉनबास रीजन भी कह सकते हैं। और ये जो रीजन है ये है क्रीमिया। इसी क्रीमिया का दोस्तों रशिया ने 2014 के अंदर बेसिकली कैप्चर कर लिया था। आप और अच्छे से इसमें से समझ सकते हैं। ये देखिए, यह है दोस्तों क्रीमिया वाला रीजन, और ये है रशिया, और जो मैंने आपको कर्च रेल रोड ब्रिज के बारे में बात करी है वो रहा, ये रहा, ये है दोस्तों कर्च रेल रोड ब्रिज। इसका नाम दोस्तों रेल रोड इसलिए है क्योंकि ये जो बेसिकली ब्रिज है ये क्रीमिया को रशिया से रेल के माध्यम से भी जोड़ता है, प्लस रोड के थ्रू भी कनेक्ट करता है। और डिटेल में आपको जानना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है बेसिकली कर्च, जो कि ये है क्रीमिया और ये है रशिया। तो ये बेसिकली दोस्तों रेल के द्वारा और रोड के द्वारा कनेक्ट होता है बिटवीन क्रीमिया एंड रशिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्च रेल रोड ब्रिज किन दो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, तो वो है क्रीमिया एंड रशिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बीजिंग। दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। बहुत सारे लोग बाग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नाम चूँकि शंघाई है तो शंघाई में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन का मतलब होता है दोस्तों यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया को मिला के दोस्तों यूरेशियन रीजन बनता है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और एशिया का एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को 2017 के अंदर ज्वाइन किया था। टोटल मेंबर्स जो है दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो है 8, और ईरान जो है वो SCO का मेंबर बन जाएगा 2023 के अंदर। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये देखिए आप, SCO का मेंबर रशिया भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है और पाकिस्तान है। ये जो कंट्रीज़ का आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये देश बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं जिनमें मैं डेली आपके सामने MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विच एलिमेंट हैज़ बिन डिस्कवर्ड ऑन द मून बाय द स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ चंद्रयान 2।
हाल ही में ही दोस्तों चंद्रयान 2 का जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसने मून की सरफेस के ऊपर कौन सा एलिमेंट की खोज करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम। रिसेंटली चंद्रयान 2's स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर्ड सोडियम एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो केमिकल फार्मूला जो होता है दोस्तों सोडियम का, दैट इज़ NaCl। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर एंड लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज इन आंध्र प्रदेश। एंड कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 किसका मिशन है, लाइक ये इसरो का मिशन है, DRDO का मिशन है, नासा का मिशन है। तो दोस्तों चंद्रयान 2 जो है वो बेसिकली आपका इसरो का मिशन है, मिशन ऑफ इसरो। एंड इस चंद्रयान 2 के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। जो लैंडर जो था दोस्तों चंद्रयान 2 के अंदर उसका नाम था विक्रम, वहीं जो रोवर था चंद्रयान 2 में उसका नाम था दोस्तों प्रज्ञान। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चंद्रयान 2 इसरो का मिशन है। हाल ही में ही चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने मून की सरफेस के ऊपर सोडियम एलिमेंट की खोज करी है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, चंद्रयान 2 की उम्मीदों का 11 साल से जारी सफ़र अभी थमा नहीं, 4 वजहों से उम्मीदें बरकरार। जब तक लैंडर विक्रम निष्क्रिय घोषित न हो जाए तब तक उससे दोबारा संपर्क स्थापित होने की उम्मीद है। आप सबको पता है कि ऐसा लग रहा था कि चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ दोस्तों। हाल ही में चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने सोडियम एलिमेंट की डिस्कवरी करी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज़ बिकम न्यू CEO एंड MD ऑफ यस बैंक। तो हाल ही में ही दोस्तों प्रशांत कुमार जी को यस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, यस बैंक गेट्स RBI नोड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज MD एंड CEO। अब दोस्तों बैंकों की बात हो रही है और RBI की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ आप देख सकते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935। RBI को दोस्तों 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था और RBI एक्ट आया था 1934 में। उसके बाद दोस्तों RBI को इस्टेब्लिश किया गया था। इस RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। 1937 के अंदर हेडक्वार्टर को मूव कर लिया गया था फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई। पहले RBI का हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन अब RBI का हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 द RBI इज़ फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में फुल्ली नेशनलाइज भी कर दिया गया था। आई होप कि आप सब समझते हैं नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब कंपनीज़ के ज़्यादातर शेयर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होते हैं, और नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब एक कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो वो नेशनलाइजेशन कहलाता है। यस बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में एंड फाउंडर जो थे यस बैंक के वो थे राणा कपूर एंड यश कपूर। तो रिमेंबर रखिएगा, नए CEO और MD यस बैंक के बनाए गए हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली पॉल हेनरी दानिबा अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन नेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुर्किना फासो। हाल ही में ही जो बुर्किना फासो कंट्री के जो प्रेसिडेंट है पॉल हेनरी दानिबा, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। ये है दोस्तों प्यारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और यहाँ पर आप जो ग्रीन पोर्शन में जो कंट्री देख पा रहे हैं ये है बेसिकली दोस्तों बुर्किना फासो। यहाँ आपको बेसिकली मेडागास्कर भी दिख रहा होगा, ये मैप आप ध्यान रख सकते हैं। ये है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। बुर्किना फासो इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका। ये मैंने आपको मैप दिखाया है। ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट।
तो दोस्तों बुर्किना फासो बेसिकली वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, तो ये वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। बुर्किना फासो का मतलब होता है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। भले ही दोस्तों इसका नाम लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन हो, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल बुर्किना फासो के अंदर मिलिट्री कू होते रहते हैं। ये इसकी कैपिटल है दोस्तों बुर्किना फासो की। आपकी जैसी मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे अगर मैं ट्राई करूँ प्रोनाउंस करने की तो इसका शायद सही प्रोनाउंसिएशन ये होगा ओ यू ए गा डोई जी ओ, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप अपने हिसाब से इसको लर्न कर सकते हैं। ये है बुर्किना फासो की कैपिटल एंड ये है दोस्तों बुर्किना फासो की लोकेशन। और ये थे दोस्तों बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट, दैट इज़ पॉल हेनरी दानिबा, ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों बुर्किना फासो की नेबरिंग कंट्रीज़। यहाँ माली है, यहाँ है दोस्तों सेनेगल, यहाँ है गिनिया, लिबेरिया, ये टोगो, घाना, नाइजीरिया, नाइजर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं मैप। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। एंड इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो का PDF जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू।